नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं सेहत जंक्शन ऑक्टाविया हॉस्पिटल की तरफ से। आज है हमारे साथ ऑक्टाविया हॉस्पिटल से जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक त्रिपाठी सर। सर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट स्ट्रोक। सर, ये एक्यूट स्ट्रोक है क्या और ये कितना कॉमन है? देखिए, एक्यूट स्ट्रोक जो है ये सडन ऑनसेट न्यूरोलॉजिकल फोकल डेफिसिट होता है। मतलब कि अचानक से जी सर, किसी को न्यूरोलॉजिकल वीकनेस आ जाए। मतलब चेहरे में टेढ़ापन आ सकता है, हाथ में कमजोरी आ सकती है, पैर में कमजोरी आ सकती है। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सडन होता है। अभी पेशेंट अच्छा बैठा हुआ है और जैसे हार्ट अटैक आता है कि अचानक से आ गया, वैसे ही ब्रेन का स्ट्रोक भी अचानक से आता है। तो अचानक से आने वाला कोई भी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट स्ट्रोक कहलाता है, जो कि मोस्टली 1 घंटे से ज़्यादा परसिस्ट करे। ठीक, और ये कितना कॉमन है तो हम समझें कि आजकल स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में तीसरे नंबर का मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का कारण स्ट्रोक होता है। अब अगर हम समझें तो 55 साल से ऊपर के लोगों में भारत में हर एक में से 5वां व्यक्ति स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। अगर प्रेवलेंस की बात करें तो 50 से 150 व्यक्ति पर 1 लाख लोगों में से स्ट्रोक से आज प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इसका डिसीज बर्डन बहुत ज़्यादा है और समय के साथ लोगों की लाइफस्टाइल और बाकी चीज़ों को देखते हुए ये बढ़ता जा रहा है। ओके, अच्छा सर, इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? अच्छा, तो आइडेंटिफाई के लिए एक बड़ा अच्छा जो शॉर्ट वो है, आप बी फास्ट के नाम से याद कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सडन ऑनसेट अचानक से होगा। क्या क्या हो सकता है? लॉस ऑफ बैलेंस, पेशेंट चलने में लड़खड़ाने लग सकता है। ठीक है। ई से आई मतलब उसका विजन जा सकता है। ओके, ठीक। दूसरा एफ से फेशियल डेविएशन, अचानक से चेहरा टेढ़ा हो जाना। अभी अच्छा है और अचानक से ये टेढ़ा हो गया। तीसरा चीज है कि भी ए इज फॉर आर्म, हाथ में वीकनेस होना। ठीक है। हाँ, ए इज फॉर आर्म, तो हाथ या पैर किसी में भी अगर वीकनेस आती है या दोनों में एक तरफ वीकनेस आती है तो वो स्ट्रोक का कारण हो सकता है। एस इज फॉर स्पीच और टी इज फॉर टाइम। मतलब स्ट्रोक में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी आप मेडिकल केयर, न्यूरोलॉजिकल केयर के लिए जाते हो, उतना अच्छा चांस बनता है कि आपकी रिकवरी आगे के लिए अच्छी होगी। जी। अच्छा सर, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर्स किसी भी वस्कुलर डिसीज के लिए जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो हार्ट के लिए होते हैं, वो ब्रेन के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है एज, डायबिटीज, किसी को प्रोलॉन्ग डायबिटीज है, खासतौर पे अगर कंट्रोल नहीं है, हाइपरटेंशन। लाइफस्टाइल में समझें तो स्मोकिंग, जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, या लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। और एक जो एक्स्ट्रा इसमें होता है कि अगर किसी को पहले स्ट्रोक हुआ है तो उसको वापस से स्ट्रोक होने के चांस होते हैं। इसके अलावा कोई भी कार्डियक पेशेंट्स हैं, मतलब पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ है, मतलब हाथ या पैर में भी वस्कुलर डिसीज़ है, ये सब, या कोई वॉल्वुलर हार्ट डिसीज़ के पेशेंट हैं, उन लोगों में भी स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा सर, एक वर्ड है गोल्डन पीरियड। सर, ये स्ट्रोक में गोल्डन पीरियड होता क्या है? गोल्डन, जैसे मैंने बताया आपको कि स्ट्रोक में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू का जो ज़्यादातर केस इस्चमिक स्ट्रोक के होते हैं, अराउंड 80 to 85%। ओके। और इस्चमिक स्ट्रोक के केस में जो पहले 4.5 घंटे होते हैं, ये गोल्डन पीरियड होता है। क्योंकि इस समय अगर सुटेबल कैंडिडेट है तो हमारे पास दवा होती है जिसको देने से ऐसा ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है कि 3 महीने में वो अपने पैरों पर चल सकते हैं। कई सारे लोगों में जल्दी रिकवरी भी दिखती है और कई लोग तो दूसरे दिन ही अच्छा रिस्पांस दिखा देते हैं। तो अगर, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती आती हैं, क्योंकि वो फिर हम स्ट्रोक को ट्रीट प्रॉपर्ली नहीं कर दे सकते। तो आज की डेट में पहले 4 घंटे हमारे लिए गोल्डन पीरियड होते हैं। जी। ओके। अच्छा सर, तो इसके ट्रीटमेंट और रिकवरी के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया कि पहला जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो अगर इमीडिएटली पेशेंट आ जाता है और हम उसको आइडेंटिफाई करके अगर सुटेबल पेशेंट है दवा दे देते हैं
तो मैंने बताया कि पहले 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट अपने पैरों पे चलने लग जाए। ठीक है, उसके अलावा भी जो पेशेंट होते हैं जिनको ट्रीटमेंट बाय चांस नहीं भी मिल पाता इमीडिएट वाला, उसके लिए दूसरी थेरेपीज होती हैं जिससे हम स्ट्रोक कंट्रोल करते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसकी रिकवरी में हेल्पफुल होते हैं और कई सारे पेशेंट अपने धीरे धीरे रिकवर करके अपने प्रॉपर लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाते हैं। और दूसरे अपने अगर रिस्क फैक्टर को मेंटेन करते हैं तो उससे उनकी वापस से स्ट्रोक होने की भी चांस कम हो जाते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी आपने लाइफस्टाइल के बारे में बताया, तो हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या ऐसे चेंजेस या फिर अपनाना चाहिए हमें जिससे ये स्ट्रोक का चांस कम हो सके? तो जैसे कि कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए मैंने कि जैसे एज एक जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जी सर। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपना शुगर कंट्रोल करके रखिए, उसकी प्रॉपर दवा लेते रहिए। हाइपरटेंशन है, अपनी दवा लेते रहिए। सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं अपनाइए, डेली वॉक कीजिए, कम से कम वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग इज़ नेसेसरी, है ना। तो डेली एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड्स खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। जो लोग स्मोक करते हैं वो लोग ना करें स्मोक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है सब चीज़ों के लिए, तो स्मोकिंग करना ना करें, अल्कोहल को छोड़ें, है ना। और इन सब चीज़ों से अगर हम बचते हैं और अपने मेडिकेशन, अपनी बीमारियों को जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका प्रॉपर इलाज करते रहते हैं, अपने डॉक्टर से समय समय पर कंसल्ट करते रहते हैं, तो हमारे वापस से स्ट्रोक होने के चांस या पहला स्ट्रोक होने के चांस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। आजकल की सीडेंट्री लाइफस्टाइल में डिजिटल एक्सपोजर भी मिनिमल रखना जरूरी है। मॉर्निंग वॉक, डेली एक्सरसाइज, हेल्दी फ्रूट्स, adequate hydration, these are the important things which one should do to prevent the stroke. सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस शो में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े एपिसोड्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सेहत जंक्शन।